पत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान के मार्ग में चल रहा है तो उसको 3 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो उसको प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, दूसरा प्रतिदिन उसको एक किताब पढ़ना चाहिए, किताब में 2 पन्ने, 3 पन्ने कितने भी आप पढ़ सको और लोगों के ध्यान के अनुभव सुनने चाहिए, सज्जन सांगत्य करना चाहिए। जब हम ये तीनों चीज़ें करते हैं, तब हमारी एनर्जी जो होती है और बहुत ही एक्सपैंड होती है, हमारा शक्ति क्षेत्र बढ़ता है, हमारी लाइफ चेंज होती है। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन एक किताब है, रिसेंटली पत्री जी ने हम सबको सजेस्ट किया है इस किताब को पढ़ने के लिए, तो हमने सोचा कि हम भी पढ़ते हैं। काफ़ी दिन हो गए हमने भी नहीं पढ़ा था नई किताब। ये किताब का नाम है दोस्तों माइंड टू मैटर। माइंड टू मैटर इस किताब को लिखा है डॉसन चर्च नामक लेखक ने। और क्यों लिखा है इस किताब को, ये भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बेसिक चीज़ जो ज़रूरी बात हमें याद रखनी है कि दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी-कभी कुछ अच्छा होता है कि जैसे कि हमारे घर में कुछ सुंदर नई चीज़ होती है, कोई नया परिवार का सदस्य आता है या फिर हमारी शादी होती है, हमें नया जॉब मिलता है, हम कार खरीदते हैं या हम अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, हम प्रमोशन पाते हैं, तो ये एक पॉज़िटिव लाइफ चेंजेस होती हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। तो लेखक बोलते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ पॉज़िटिव होता है, अच्छा होता है, तो आप देखिए कि क्यों हुआ आपकी लाइफ में। ऐसा क्या आप पहले कर रहे थे, जिसके वजह से इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया? जिससे आप ये अगर जान जाओगे कि कैसे आपने ये किया, तो आप हर बार इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अनजाने में करना है। तो बस इतना सा बात है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि हमें विक्टिम्स ऑफ द लाइफ ना रह के कॉन्शियस क्रिएटर्स ऑफ लाइफ बनना है। विक्टिम मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, उसके वजह से मेरी लाइफ में हुआ। ये होता है कि जब आप विक्टिम की तरह या फिर आप शर्मिंदगी महसूस करके आपको ऐसे कोई सजा दे रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा आपको फील होता है। पर जब हम कॉन्शियस क्रिएटर्स बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब हम हर चीज हमारी लाइफ में घट रही है, मे बी हमें खुशी दे रही है या कभी कभी कुछ चीजें दुख दे रही है, हर पॉइंट को हम कॉन्शियस क्रिएटर्स की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर हम फिर से कॉन्शियसली उसको चेंज करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं बार बार, एक बार नहीं, अनजाने में नहीं, गलती से नहीं, हम कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं एवरी सेकेंड इन आवर लाइफ। तो इस किताब का दोस्तों यही मकसद है माइंड टू मैटर का, कि हम लोग कैसे कॉन्शियस क्रिएटर्स बने। कॉन्शियस क्रिएटर का मतलब है कि जागरूकता के साथ हम अपनी जीवन की वास्तविकताओं को कैसे बदले, नई वास्तविकताएं, नई संभावनाओं को कैसे जन्म दे। तो यही दोस्तों ये इस किताब का मकसद है। तो स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी कि जो डॉसन चर्च हैं इस किताब के लेखक, तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि वो कहीं पे घूमने गए थे और कहीं बीच पे घूमने गए थे और काफ़ी मज़ा उन्होंने एंजॉय किया बीच में। और फिर कार ड्राइव करके फिर अपने होटल के रूम पे आ गए। वो इसलिए गए थे उस होटल के रूम में क्योंकि वो कोई बहुत मतलब पीएचडी कर रहे थे और मतलब वो अकेले थे, उनके 2 बेटे थे, प्लस साथ-साथ में किताब लिख रहे थे। तो उनको एक शांत जगह पे जाके एन्जॉय करके फिर किताब लिखने का मकसद था। तो रिसर्च पेपर्स लिखने थे। तो इसीलिए वो उस होटल रूम में उन्होंने थोड़ा एन्जॉय करने के लिए वो गए थे। अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि होटल के रूम पे वापस आए तब पता चला
कि उनकी जो चाबी है वो चाबी वो उन्होंने घुमा दी है। अब उस चाबी के साथ रूम की चाबी थी, साथ साथ में कार की भी चाबी थी। तो अब करे तो क्या करे? तो उन्होंने फिर पैनिक ना होके उन्होंने देखा कि कैसे वो कॉन्शियसली पीछे 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 जाके उन्होंने हर वो जगह पे वो गए थे उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया। और फिर अंधेरा हो रहा था, चाबी तो दिख नहीं रही थी। तो फिर लास्ट में उनका जो इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन ने उनको बोला कि सामने जो फैमिली है, जो बच्चा है और जो एक उनके पिताजी हैं, उनको पूछिए कि क्या उन्होंने कोई चाबी देखी है। तब वो पूछते हैं जाकर, क्योंकि अंधेरा तो हो चुका है, अब तो ढूंढ नहीं सकते चाबी को बीच पे। तो फिर वो उस बच्चे को और उस बच्चे के पिताजी को पूछते कि क्या आपने कोई चाबी देखी है यहाँ पे। वो बच्चा तुरंत निकाल के देता है, ये लीजिए। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने फिर ये देखा कि जो चीज को, क्योंकि वो हिम्मत तो हारना नहीं चाह रहे थे, चाबी तो ढूंढना ही चाह रहे थे, उनका इंटेंशन था, उनका संकल्प था कि किसी भी हालत में मुझे चाबी तो ढूंढना ही है। पर उन्होंने लगातार प्रयास किए और अपनी जो अंतरात्मा है, इंट्यूशन है, उसको उन्होंने फॉलो किया और उनको चाबी मिल गई। तो इस एक इंसिडेंट को उन्होंने लेते हुए ये बोला कि दोस्तों, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हम कुछ पाना चाहते हैं पर हम उसको पा नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम करेंगे तो हम पा सकते हैं। तो इस विषय को उन्होंने काफी रिसर्च किया, फिर वो बहुत कुछ साइंटिफिक पेपर्स पढ़ने लगे। तब उनको विचार आया कि हमारे जो मन है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें इतनी शक्ति है कि हम जो चाहे उसको हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं। पर जब तक कोई रिसर्च सब लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में, किसी ने एक लाइन लिख दिया, किसी ने क्या, बट एक जो सॉलिड रिसर्च होना चाहिए वो किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया था। तो इसीलिए उन्होंने इस किताब को लिखने का एक संकल्प किया और फिर उन्होंने पूरी रिसर्च को गैदर करना शुरू किया। और यही रिसर्च हमारे सामने इस किताब में प्रेजेंटेड है दोस्तों। तो सबसे पहला जो रिसर्च इस किताब में है दोस्तों, कि एक दो अलग अलग ग्रुप थे। एक ग्रुप में जो महिलाएं थी, जो विमेन थी, वो कंप्लीटली हेल्दी थी, है ना। और जो दूसरा ग्रुप था, उस ग्रुप की जो विमेन की अंदर जो यूट्रिन थी, यूट्रिन या यूट्रस जो भी बोलो, तो वो यूट्रिन के अंदर कैंसर था। वो कैसे पता चला कि उन औरतों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, एनर्जी फील्ड था, उस फील्ड में वो ऑथर देख पा रहे थे कि इनके यूट्रिन के अंदर कैंसर है। तो कैंसर अभी हुआ नहीं था, वो लेडीज दिखने में तो परफेक्ट थी, पर उनको पता था कि इनको कैंसर होगा, क्योंकि उनका एनर्जी फील्ड बता रहा था कि इनको कैंसर है, इस जगह पे है। तो फिर थोड़े महीनों के बाद एक्चुअली जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, एनर्जी फील्ड में कैंसर था, उनको सच में हुआ। तो इस बात से उन्होंने फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी हमारी लाइफ में पहली बार होता है, वो पहले हमारे एनर्जी फील्ड में, हमारे शक्ति क्षेत्र में फर्क पड़ता है, उसके बाद हमारी फिजिकल रियलिटी, जिसको बोलते हैं मैटर, जो जड़ है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसमें फिर लास्ट में परिवर्तन आता है। तो इस बात से दोस्तों हमें ये समझना है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, पहले हम अपनी शक्ति क्षेत्र में परिवर्तन आता है, फिर फिजिकल रियलिटी में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया, चेंज द फील्ड, द मैटर विल चेंज ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी फील्ड को चेंज करो, अपने आप आपका जो फिजिकल रियलिटी है वो चेंज हो जाएगा। पर उस उतना सा रिसर्च से वो कन्विंस नहीं हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने और भी ज्यादा लोगों को सुनना शुरू किया कि क्या ये सच में होता है क्या, नहीं तो फिर पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तो इसी बात को वो प्रूव करने के लिए बहुत सारी
जो विमेन को मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो रिसर्च वो सुन रहे थे। इसी दौरान एक महिला के संपर्क में आते हैं जिसका नाम है एडेलिन। तो एडेलिन को क्या है कि दोस्तों, उसकी उम्र जब 30 साल की थी तब उसको यूट्रिन के अंदर कैंसर हुआ था और वो पूरा कैंसर शरीर में फैल चुका था। और जो एडेलिन थी, डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस किया कि आपको एक तो सर्जरी लेनी है, केमोथेरेपी भी लेना है, रेडिएशंस भी लेने हैं, और ये सब करने के बावजूद भी देयर आर नो चांसेस दैट कि आप सरवाइव करोगे लंबा। जब ये सब सुना एडेलिन ने, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, तो क्यों मेरे शरीर को मैं इतनी कठिन दुखों से मैं क्यों सामना करूं, इससे अच्छा मैं शांति से मरूं। तो उन्होंने एक अलग जगह पे वो चली गई और वहां पर उन्होंने जो डॉक्टर ने एडवाइस दी थी उस हिसाब से उन्होंने कोई ऑपरेशन करने का निर्णय नहीं लिया। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत मजेदार चीजें की दोस्तों, जिसमें से पहली चीज थी कि वो नेचर में जाकर, जंगल में जाकर लंबी लंबी वॉक्स करती थी। फिर ज्यादा समय जो पानी होता है उसमें, दिन में ज्यादा समय पानी के साथ गुजार के ज्यादा मतलब नहाती थी, मे बी 1 बार 2 बार, जिससे उनका एनर्जी फील्ड और ज्यादा क्लिनजिंग हो वाटर से। फिर वो इमेजिनेशन करती थी कि जो चांद सितारे हैं रात में, कुछ स्टार्स जो हैं वो हीलिंग स्टार्स हैं, वो उनकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, और जो कैंसर सेल्स है वो कैंसर सेल्स को हील कर रही हैं। और वो जैसे ही हील कर रही है ये स्टार्स, तो वो कैंसर सेल्स बाहर आकर ऐसे फूट रहे हैं। ऐसा वो एवरी डे कुछ समय इमेजिन करती थी कि हीलिंग स्टार्स उनकी बॉडी में आ रहे हैं। फिर वो हेल्दीएस्ट पॉसिबल डाइट खाना खाती थी जिसका हाई वाइब्रेशन था, एवरीडे मेडिटेशन करती थी, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ती थी। एंड उसने एक अच्छा काम ये किया था कि जितनी भी उसकी रिलेशनशिप्स थी अपनी लाइफ में, जो उनको अपसेट करते थे, जो उनको परेशान करते थे, उन सभी लोगों के साथ वो डिस्कनेक्ट हो गई। एंड लास्ट में जो उसके बहुत करीबी दोस्त थे उनके अलावा बिल्कुल वो अकेले रहने लगी। तो दोस्तों, जब ये हुआ, 9 महीने तक लगातार एडेलिन ने ये किया। 9 महीने के बाद जब वो सिटी गई और हॉस्पिटल में जब चेकअप किया, तो दोस्तों डॉक्टर ने बोला कि आपको तो कैंसर है ही नहीं, कोई लक्षण ही नहीं है कैंसर का, आपकी यूट्रिन में कोई कैंसर नहीं है। तो रिपोर्ट्स में कोई कैंसर नहीं मिला। तो दोस्तों ये क्या हुआ, दोस्तों ये हुआ कि एडेलिन ने फिजिकल जो ट्रीटमेंट था, मैटर था, उस पर उसने काम नहीं किया। उसने अपनी एनर्जी पे काम किया, अपनी एनर्जी फील्ड पे काम किया। अपने आप मैटर में चेंज हुआ। कैसे किया उसने? सबसे पहले वो फिजिकली वो वॉक करने लगी, नेचर के साथ रहने लगी, फिजिकली वो अच्छा खाना खाने लगी। और साथ साथ में दोस्तों उसने क्या किया कि जो उसके मेंटल हेल्थ था, जिसमें वो हमेशा पॉजिटिव इमेजिनेशन करती थी कि वो हीलिंग एवरी डे, जो हीलिंग स्टार्स सितारे आकर कर रहे हैं, उसकी कैंसर सेल्स हील हो रही हैं, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ती थी, मेडिटेशन करती थी। तो इस तरीके से प्लस जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो लोग उसको बुरा बोलते थे या उसको डिमोटिवेटेड करते थे, उन सबको उसने अपनी लाइफ से हटा दिया। तो जो स्ट्रेस था लाइफ के प्रति वो कम हो गया और अपने आप उसकी लाइफ में उसने अपनी एनर्जी को बदल दिया, अपनी शक्ति क्षेत्र को बदल दिया। तो अपने आप उसके शरीर में जो बीमारी थी दोस्तों, वो चेंज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा रियल एग्जाम्पल एंड स्टोरी बोलो या साइंटिफिक रिसर्च केस स्टडी है एडेलिन की इस किताब में, जो हमें प्रूफ करती है कि हम लोग किस पे काम करना चाहेंगे, मैटर या जो फिजिकल चीज है उस पे, या उसके शक्ति क्षेत्र पे। इस चीज में हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है।
तो दोस्तों 7 साल के बाद फिर से एडेलिन के साथ ऑथर ने कांटेक्ट किया। स्टिल वो इतनी ही हेल्दी थी, एवरीडे मेडिटेट करती, अच्छा खाना खाती थी, हाई वाइब्रेशन खाना, एंड फिर लो स्ट्रेस लाइफ जीती थी, ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेती थी। तो इस तरीके से एडेलिन एक सक्सेसफुली अपने आप को उसने हील किया एनर्जेटिकली। सो इस बात से हमें एक नया बात पता चलता है कि एनर्जी फील्ड, शक्ति क्षेत्र भी एक चीज भी होता है, जो हम में से बहुत सारे लोगों ने पहले नहीं सुना है, राइट? तो शक्ति क्षेत्र क्या होता है, कैसे दिखता है, इस बात पे भी ऑथर ने एक रिसर्च किया। तो इसमें क्या हुआ कि ऑथर ने बोला कि इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है? तो 800 करोड़ लोग की जो अंगूठा है, फिंगर टिप्स है, वो सबकी यूनिक है, राइट? हम सब यूनिक है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता। उसी तरह उस ऑथर ने बोला कि 800 करोड़ लोगों का जो एनर्जी फील्ड है वो भी दोस्तों बिल्कुल यूनिक है। किसी का एनर्जी किसी के साथ सेम नहीं होगा, सबका यूनिक एनर्जी फील्ड होगा। तो इस बात में उन्होंने ये देखा कि कुछ रिसर्च किया कि भाई सब लोग एक जगह पे जाके, करीब कुछ लोग थे, उनको इकट्ठा करके बोला कि आप लोगों को एक जगह पे एक बूंद पानी को एक जगह पे रख दो, और एक इसमें मान लो कि 10 लोग थे, 10 लोगों को बोला कि 10 में से 9 को बोला कि आपको एक एक बूंदी रखना है, और जो 10वां आदमी था उसको बोला कि आपको 9 बूंद रखने हैं एक्स्ट्रा। मतलब एक आदमी एक ही रख रहा है, बाकी एक आदमी 9 बूंद रख रहा है। और सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक्चर इमेज उन्होंने लिया ना, तो देखा कि जो 9 आदमी थे, 10 आदमी थे, सबकी एनर्जी फील्ड वाला अलग अलग वाटर का एक इमेज पिक्चर निकला। और जो 10वां आदमी था जिसने 9 बार उस बूंदों को रखा, तो 9 बूंदों का सेम एनर्जी का इमेज था उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये बोल रहा था ऑथर कि एक आदमी 10 बार करे या 100 बार करे, उसके हाथों से जो बूंद गिरी है उसका एनर्जी फील्ड सेम रहेगा। और जैसे ही इंसान बदला, वाटर का जो ड्रॉप का वो एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द पावर कि एक इंसान अगर पानी को छूता भी है तो उस पानी, सेम पानी सबको दिया, बट उस पानी का जब एनर्जेटिक इमेज निकाला तो सबका अलग अलग निकला। इसका मतलब है कि इंसान पानी की एनर्जी फील्ड को चेंज कर रहा है अपनी एनर्जी से, ये ऑथर ने पाया। तो इसको और एक्सप्लोर उन्होंने किया। कैसे किया कि कुछ हीलर्स थे जिन्होंने इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशंस दिए कि भाई हम प्रेम करते हैं, हम इस सृष्टि को सुंदर बनाना चाहते हैं, आई लव माई फैमिली, आई थैंक माई फैमिली, इस तरीके की पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ कुछ हीलर्स के पास पानी रखा, दूर से, पास भी नहीं, उस पानी को थोड़ा दूर से उन्होंने रखा। और दूसरा एक ग्रुप था जो अनकॉन्शियस था, उनको पता ही नहीं था उनके क्या इंटेंशंस हैं, तो उनके पास भी वाटर रखा। फिर से उन्होंने वाटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ उन्होंने चेक किया इस मशीन में, तो देखा कि जो वाटर को हीलिंग इंटेंशनली किया गया है, उस वाटर के अंदर बहुत सुंदर मतलब डिजाइन्स निकली। और जिस वाटर में क्लैरिटी नहीं था, जिन लोगों को पता ही नहीं था क्या करना है, इंटेंशंस क्लियर नहीं थी, अच्छी बुरी जो भी थी, तो उस वाटर का जो इमेज है वो भी इतना कुछ खास नहीं था। तो इससे उन्होंने ये पाया कि एक इंसान के अंदर जो संकल्प होता है, जो इंटेंशंस होते हैं, वो भी पानी के ऊपर असर पड़ता है। पानी अपना रूप बदलता है अगर किसी इंसान के इंटेंशंस जैसे होते हैं। इसी बात पे दोस्तों एक जापानीज रिसर्चर ने भी पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से उन्होंने देखा कि लोगों के जो इमोशंस होती हैं उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वाटर पर। तो इन शॉर्ट उन्होंने ये देखा कि जो एनर्जी फील्ड है
वाटर का वो चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा जो बॉडी है उस बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 70% वाटर है। तो आप इमेजिन करो कि वाटर को हम दूर रखकर, दूर से हम इंटेंशंस देके उसकी एनर्जी चेंज कर रहे थे, तो हम लोग पूरे दिन में कितनी बार हमारी इंटेंशंस कभी सही होती है, कभी गलत होती है, हाँ। कभी कभी हम वाटर के साथ ऐसा भी हुआ था कि वाटर नहीं, कोई भी फिजिकल चीज है, जैसे अगर इंग्लिश मूवी में आपने देखा होगा कि कोई सिंगर बहुत हाई पिच से गा रही है तो कांच टूट जाता है। इसका मतलब है कि जो साउंड है वो मैटर को डिस्टर्ब कर सकता है, तोड़ सकता है, इतना पावर है साउंड में। तो ऑथर ने ये कंक्लूड किया कि जो हमारी इंटेंशंस होती है प्लस हमारे आसपास में माहौल में जो वाइब्रेशंस और जो आवाजें होती है वो हमारे ऊपर कितना प्रभाव करती हैं, और इस बात में हमें अवेयरनेस रखने की जरूरत है कि उससे हमारी एनर्जी फील्ड में फर्क पड़ रहा है। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये दोनों चीजों का प्रभाव हमारी खुद की एनर्जी फील्ड में प्लस हमारे आसपास के लोगों में पड़ता है। इस बात को वो प्रूव करना चाह रहे थे। अब जिन लोगों को बीमारी थी उनको उन्होंने देखा कि अब बीमार को हील भी कैसे करें। तो थॉट्स एंड इमोशंस को हील करने के लिए एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो देखना चाह रहे थे ऑथर की EFT अगर यूज होता है तो फर्क क्या पड़ता है। तो EFT में दोस्तों ये एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यूज करते हैं हीलिंग के लिए। तो अपनी बॉडी में डिफरेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, उसको उंगलियों से दबाते हैं, तो वो दबाने से जो जो बॉडी में डिफरेंट एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होती है। तो ये टेक्निक से भी लोगों को काफी फायदा हुआ। ये ऑथर ने खुद लोगों को पूछ के पाया कि यस इट इज रियली इफेक्टिव मेथड EFT। तो इन शॉर्ट दोस्तों उनका ये कहना था कि जो आइंस्टाइन है ना, तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, राइट। अब सबने ये सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो ऑथर ने ये बोला, डॉसन चर्च जो है इस किताब के ऑथर, कि ये टेक्निक हमने फॉर्मूला तो याद रख लिया पर फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई अभी तक नहीं किया है। E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मैटर, है ना। तो ऑथर ने बोला कि जो लोग अभी भी अपनी लाइफ में मैटर पे अटके हुए हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, जीवन को बस ओनली जो आंखों देखी चीजें हैं उसी पे अपना जीवन गुजार रहे हैं, उन्हीं की लाइफ में आज सबसे ज्यादा उनकी लाइफ में इम्बैलेंस है, उनके शरीर में बीमारियां हैं और उनकी इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं। और ऐसे जो लोग जो सिर्फ मटेरियल और मैटर में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, कुछ गोली खाने से ठीक हो जाएगा, या कुछ बॉडी में सर्जरी करवाने से ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसे ड्रग्स या कुछ ऐसी चीजें पीने से ठीक हो जाएगा हमारा लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है। तो ये दोस्तों इसीलिए इनको ऐसा होता है क्योंकि वो सिंपली मैटर में बिलीव करते हैं, एनर्जी का कोई उनको पता ही नहीं है। तो दोस्तों यही बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो मैटर है, दिख रहा है कि ये है, बट उसके पीछे जो एनर्जी क्रिएट हुई है, हम कैसे अपनी एनर्जी को बदले, और जैसे ही एनर्जी बदलेंगे हम अपनी मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दूसरा एक तो रास्ता बताया, पाथ ऑफ मैटर। जो मैटर मतलब जो जड़ चीजें हैं अपनी लाइफ में, उसका एक रास्ता है कि भाई गोली खा ली या फिर ये पी लिया, वो कर लिया तो वो हो गया। बट दूसरा एक रास्ता है द पाथ ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो रास्ता है, अगर जो लोग इसको अपनाएंगे तो उनकी लाइफ में एक कंप्लीट शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो उन्होंने बोला कि जो पाथ ऑफ एनर्जी को चूज करते हैं, जो आइंस्टाइन ने सालों पहले बताया है बट हमने कभी अभी तक उसको उपयोग नहीं किया है,
जो पाथ ऑफ एनर्जी का उपयोग करते हैं वो एनर्जेटिकली हर चीजों को चेंज करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका जो कॉज है, कॉज पे काम करेंगे, कारण पे काम करेंगे। जो इफेक्ट है, कारण का जो परिणाम है, परिणामों पे काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आज मैं बीमार हुई, तो बीमारी एक परिणाम है। बीमारी आने के पीछे जो कारण है, मे बी मैंने खाना टाइम पे नहीं खाया, मे बी रात को मैं टाइम पे सोई नहीं, मे बी मैं ऐसे माहौल में हूँ जहां पर लोग मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं या मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, तो मे बी वो सब कारण थे जिसके वजह से मैं बीमार हुई हूँ। तो जो लोग पाथ ऑफ एनर्जी पे काम करते हैं वो मूल कारणों पे काम करेंगे, ना ही कि जो परिणाम है। तो दोस्तों हमने ये सीखा अभी तक कि हर चीज का एनर्जी फील्ड होता है। जैसे एडेलिन ने अपनी एनर्जी फील्ड पे काम करके अपने कैंसर को ठीक किया, उसी तरह हम भी, हमारे बॉडी में जो वाटर है, वाटर बहुत सेंसिटिव है, एनर्जी फील्ड से सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत इजीली हम परिवर्तन लेके आ सकते हैं। कैसे? हम अपने इंटेंशंस, हमारी थॉट्स, हमारी इमोशंस, हम जो माहौल में जो साउंड है, वाइब्रेशन है, उसको यूज करके हम अपनी एनर्जी फील्ड को बदल सकते हैं। और साथ साथ में उन्होंने अभी तक ये बताया कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। पाथ ऑफ एनर्जी, पाथ ऑफ मैटर, क्या चूज करना चाहेंगे हम? इस पे उन्होंने दोनों के परिणाम बताए और उसका आपको समझ में आई होगा। तो अब दोस्तों ऑथर ने ये बोला कि जो हमारा ब्रेन है, राइट, क्योंकि ब्रेन से ही तो हमारी थॉट्स निकल रही हैं, हमारी इमोशंस भी हैं, वो मतलब हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारा एनर्जी फील्ड को डिसाइड कर रहा है, राइट, हमारी इंटेंशंस। तो ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ब्रेन वेव्स क्या है, इसके ऊपर भी ऑथर ने काफी रिसर्च किया, तो पाया कि टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और इसका नाम आपने पहले सुना भी होगा कि गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। तो अब हम एक एक को समझेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है और प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होता है, ब्रेन वेव होता है, जिसको बोलते हैं गामा वेव। तो ये गामा वेव लोगों ने अभी तक, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, वो उन्हीं के अंदर पाया जो लोग मेडिटेटर्स होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, जो साइलेंस में रहते हैं, उनका ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड गामा वेव होता है, ये उन्होंने पाया। और ये जो लोग होते हैं वो कंप्लीटली हाई लेवल ऑफ उनकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत ज्यादा शांत होते हैं, और इनका जो ब्रेन है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और नई नई चीजों को इकट्ठा करता है, इंफॉर्मेशन को, और प्रोसेस करता है, फास्टर लर्निंग होता है उनके माइंड में। तो ये एक हाईएस्ट गामा फ्रीक्वेंसी वेव बोलो, ब्रेन वेव बोलो, जो जो सेंट्स होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, उनका अंदर उन्होंने पाया। अब जो दूसरा ब्रेन वेव बोलते हैं जिसको बीटा वेव, बीटा वेव में भी 2 टाइप के बीटा वेव होते हैं, एक तो हाई बीटा होता है, एक लो बीटा होता है। तो जो हाई बीटा होता है दोस्तों, वो हमारा मंकी माइंड है, जो हमेशा चंचल घूमता फिरता रहता है। तो ये जो मंकी माइंड होता है, तो क्या करता है कि जो हमारा एक्चुअल बीटा वेव है, बीटा वेव का फंक्शन ये है कि रैशनल थिंकिंग करना, तर्क से विचार करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर कुछ कविताओं को कंपोज करना, या फिर अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो देखोगे कि कौन सा रास्ता सबसे शॉर्ट है, उसको कैलकुलेट करना, अपनी चेक बुक्स को बैलेंस करना। तो ये जितने भी लॉजिकल काम होते हैं वो बीटा ब्रेन वेव का काम होता है। पर ये बीटा ब्रेन वेव कब बंद हो जाता है? जब उसका जो हाई बीटा का जो एक कंपोनेंट होता है ब्रेन वेव का, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि बीटा वेव भी एकदम मीडियम होना चाहिए, बहुत हाई में नहीं होना चाहिए। अगर हाई में चला जाता है तब उसकी सोचने समझने की क्षमता बंद हो जाती है, एंड फिर वो ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस
और नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, फियर, ब्लेम, गिल्ट एंड शेम, ये सारी नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है जब हमारा बीटा बहुत हाई हो जाता है। तो उन्होंने ये रेकमेंड किया कि हमें एक नॉर्मल बीटा होना चाहिए जो रैशनली सोच सके कि भाई अभी क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमें सॉल्यूशन लाना है। वो बीटा वेव का काम है, नॉर्मल बीटा वेव। बट अगर वो हाई हो जाता है तो आपकी वो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तीसरा जो ब्रेन वेव है वो है अल्फा। वो अल्फा में बेसिकली एक ऐसा वेव है जो दो हाई फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स है, बीटा एंड गामा, उसको प्लस जो लो फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव्स है थीटा एंड डेल्टा, इन दोनों हाई एंड लो, दोनों चार दो है, उन दोनों लो एंड हाई बीटा ब्रेन वेव्स को जोड़ने का काम करता है अल्फा। तो मिडल ब्रेन वेव है, वो ऊपर के दो नीचे के दो को मिलने में हेल्प करता है, कनेक्ट करता है। अब जो चौथा नंबर का ब्रेन वेव है जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा में दोस्तों ये होता है कि जब हम गहरी नींद नहीं लेते हैं, मतलब बहुत कम नींद में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं, कभी हम अगर कोई हीलिंग में जाते हैं कहीं पे तो हिप्नोसिस के दौरान या ट्रांस स्टेट में, या फिर कभी कोई हमारी लाइफ में कुछ इमोशनल घटनाएं हुई हो, अच्छी बुरी, जब ये सब चीजों को हम याद करते हैं तब हमारा जो थीटा ब्रेन वेव ट्रिगर होता है। कहने का मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ पे सारी पुरानी चीजें स्टोर्ड है, उसमें अगर हम जाके चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आइदर थ्रू ड्रीम स्टेट, सपनों के द्वारा, या फिर कॉन्शियसली मे बी थ्रू हिप्नोसिस, तब हम ये थीटा वेव को यूज कर मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक बहुत ही सटल वेव है जो दोस्तों के जहाँ पर ज्यादा हीलिंग पॉसिबिलिटीज भी है, क्योंकि हम माइंड के बहुत डीप लेवल पे चले जाते हैं इस स्तर पर। और एक दूसरा लेवल लास्ट फिफ्थ ब्रेन वेव है जिसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का ये सिग्नेचर है कि वो हम बहुत डीप स्लीप में, बिना सपनों का जो स्टेट होता है, वो डीप स्लीप में हम डेल्टा ब्रेन वेव को एक्सपीरियंस करते हैं। तो दोस्तों इनका ये ऑथर का इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का मकसद इतना ही था कि जैसे अगर आपका ये ब्रेन वेव चेंज होगा ना, वैसे हमारी एनर्जी फील्ड चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें अपने ब्रेन को, हमारे माइंड को, उसका जो जितने लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको समझेंगे कि अभी मान लो कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मान लो, तो मैं जान जाऊंगी कि मेरा बहुत अभी हाई बीटा हो गया है और हाई बीटा में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो बेटर मैं चुप बैठूं, है ना। और या मैं बहुत हाई क्रिएटिव या बहुत नई नई चीजें सीख रही हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मैं गामा वेव में हूँ अभी। तो इस तरीके से मुझे पहले अगर पता होगा कि अभी मेरा जो मानसिक स्थिति है वो कौन सा ब्रेन वेव वाला है, उससे पता चलेगा कि मेरा एनर्जी फील्ड कितना अच्छा या बुरा है, उससे हम पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पांचों ब्रेन वेव्स को जानना दोस्तों जरूरी था। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि आर ब्रेन वेव्स एक्सप्रेस द फील्ड्स जनरेटेड बाय इमोशंस, क्योंकि हमारी जो ब्रेन वेव्स के अंदर हमारी इमोशंस भी छुपी हुई है। तो हमारी जो इमोशंस है उसके वजह से हमारा एनर्जी फील्ड बनता है। मतलब हमारी जो भावनाएं हैं दोस्तों, वो हमारे शक्ति क्षेत्र के दायरे को या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। मान लो प्रेम है, शांति है, करुणा है, ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है, ये ऐसी हाई पॉजिटिव इमोशंस है दोस्तों कि हमारा शक्ति क्षेत्र बढ़ जाता है। अगर हमें गुस्सा आ गया या डर लग रहा है या फिर हमें शर्मिंदगी अनुभूति हो रही है, या फिर हम किसी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में हमारी एनर्जी बहुत लो होती है। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अभी मैं क्या इमोशन को फील कर रही हूँ, उसके आधार पर भी मेरी इमोशनल जो एनर्जी
फील्ड है, शक्ति क्षेत्र, वो बड़ा है छोटा है, उसका अंदाजा हम हमारी स्टेट ऑफ इमोशंस के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। इसी चीज को उन्होंने और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने देखा कि एक कंपनी थी, उस कंपनी में जो इस कंपनी का मालिक था, उसने एक लड़की थी, उसका नाम था विल्मा। विल्मा नाम की लड़की को उन्होंने हायर किया और विल्मा बहुत सक्सेसफुली उसने इंटरव्यू पास कर लिया। और थोड़े दिनों के बाद विल्मा अपने बॉस के पास जाके प्रोजेक्ट्स एंड लोगों के बारे में कंप्लेन करने लगी, ये है वो है। एंड फिर पूरे कंपनी में सबके साथ बात करके उनको अपने बातों में ले लिया। उसके वजह से जो कंपनी का ओनर था उसको एहसास हुआ कि कंपनी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो कुछ महीनों के बाद ये पाया कि जो मेन एक और बंदा रिपोर्टिंग बंदा था, उससे उन्होंने मीटिंग किया ओनर ने और पता किया कि क्या हो रहा है कंपनी में। तब वो बंदे ने बताया कि ये जो लड़की विल्मा है वो सबके साथ बात करके अपनी जो नेगेटिव इमोशंस है वो शेयर कर रही है। फिर ना चाहते हुए फिर जो कंपनी के मालिक थे वो विल्मा को बोला कि भाई अब आप काम मत करो, तो फिर वो चली गई वहां से। तो वहां से उस जो ऑथर को, मतलब ऑथर को भी पता चला, प्लस ये जो कंपनी का ओनर है उन्होंने देखा कि इमोशनल कंटैजियन का मतलब ये है कि जैसे हवा फैलती है, पानी फैलता है, वैसे हमारी जो इमोशंस है ना, एक आदमी की अच्छी इमोशन है वो इमोशन फैलती है सब जगह। और एक आदमी की अगर नेगेटिव इमोशन एक के पास है तो वो पूरे घर में सबको फैलेगी। तो जैसे आपने सुना ही होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है, ये वही बात है कि गंदी मछली का मतलब यह है कि इमोशंस। इंसान बुरा नहीं है, इंसान अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, बट हमारी इमोशंस अच्छी बुरी होती हैं, इसके वजह से हमारे आसपास के माहौल में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे आसपास के लोगों में जो इमोशंस होती हैं उससे भी हमारा शक्ति क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से उन्होंने काफी एक्सप्लोरेशन किया। अब एक और बहुत अच्छा सा एक स्टोरी है, नहीं कुछ रिसर्च है। आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा करके एक व्यक्ति का नाम सुना ही होगा, बहुत ग्रेट मास्टर हैं, हीलर हैं और लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लीडर्स को। तो बेसिकली वो 4 दिन का वर्कशॉप करते हैं और चारों दिन में वो मेडिटेशंस डीप करवाते हैं। तो वहां पे उन्होंने देखा कि उस वर्कशॉप में 2017 में जितने लोग आए थे उनकी ब्रेन वेव को जिन्होंने मतलब उन्होंने स्टडी किया तो पता चला कि जो डेल्टा ब्रेन वेव, जो डीप स्लीप, मतलब जिससे मतलब कंप्लीटली एक बॉडी की एक बहुत शांत नींद आती है, उस डेल्टा ब्रेन वेव को 147% उसका बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि जो हाई बीटा होता है, जो स्ट्रेस होता है, राइट, स्ट्रेस के कारण हम रात को सो नहीं पाते हैं, राइट, बट डेल्टा का मतलब है कि डीप स्लीप जिसकी एक्टिविटी 149%, 150% बढ़ गई। इसका मतलब है कि जो लोग स्ट्रेस में थे, जो तनाव में थे, जिनका हाई बीटा था, वो 4 दिन के बाद उनका हाई बीटा कम होकर उनका डेल्टा बढ़ गया। तो ये प्रभाव उन्होंने मेडिटेशन का साइंटिफिकली रिसर्च में देखा। फिर उन्होंने देखा कि जब किसी इंसान का थीटा वेव हाई होता है तो वहां पे हीलिंग पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि जॉ डिस्पेंजा की जो वर्कशॉप थी उसमें एक बंदा आया था जॉ करके। तो जॉ को एक ब्रेन में कैंसर हुआ था, ट्यूमर, कैंसरस ब्रेन ट्यूमर हुआ था और इमीडिएटली आफ्टर वर्कशॉप उसको ऑपरेशन भी करवाना था जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग था उसके लिए, जो के लिए। बट क्या हुआ कि जो वर्कशॉप चल रहा था ना डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, उसमें लोग बहुत डीप ट्रांस स्टेट में, हिप्नोसिस स्टेट में, थीटा स्टेट में गए ना,
तब जो ने देखा कि कोई अलग दुनिया के कुछ मास्टर्स या लोग आए थे, वो जो के पास बैठे, और जो बिल्कुल अवेयर था, नींद में नहीं था, वो बिल्कुल अवेयर था, जागरूक अवस्था में वो मास्टर्स आए और उन्होंने जो का ब्रेन ऐसे खोला, और ब्रेन खोल के उन्होंने पूरा उसके जो ब्रेन टिश्यूज थे उसको ऑपरेशन किया और फिर पूरा अच्छे से रीअरेंज करके रख दिया। जो ऐसा कर रहे थे तब जो को एक बॉडी सेंसेशंस फील हो रहे थे। जब वर्कशॉप खत्म हो गया 4 दिन का, वो वैसे भी उनको ऑपरेशन कराना था, जब गए हॉस्पिटल और चेकअप कराया तो देखा कि कोई कैंसर ब्रेन ट्यूमर था ही नहीं उनकी उसमें। तो जो डिस्पेंजा ने फिर ये बोला कि इट इज पॉसिबल, क्योंकि जब आप डीप थीटा स्टेट में चले जाते हो और उस स्टेट में आपका जो संकल्प है उसको आप याद करते हो, तो आपको यूनिवर्स से कई तरीके की हेल्प मिलती है। आप एनर्जेटिकली अपने आप को हील कर लेते हो, ऑपरेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक रियल दूसरा एक एग्जाम्पल जो का उन्होंने इस किताब में दोस्तों दिया हुआ है, जिन्होंने अपने आप मेडिटेशन स्टेट में उन्होंने अपने आप को हील कर लिया, मतलब मास्टर्स ने उनको हेल्प किया अपने ब्रेन को ट्यूमर को हटाने में। तो इन शॉर्ट इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, जो डॉसन चर्च हैं ऑथर किताब के, कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तब उसका कॉन्शियसनेस जो चेतना का स्तर बिल्कुल चेंज हो जाता है, और फिर उसकी एनर्जी फील्ड जो है, शक्ति क्षेत्र है, वो भी अपने आप चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने इन शॉर्ट यही बताया कि हाउ पावरफुल द मेडिटेशन इज, कि मेडिटेशन कितना पावरफुल है हमारी माइंड को और हमारी जो ब्रेन वेव्स है उसको बेस्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, जो हमारे लिए बेस्ट है, और बीटा जो लेवल जो स्ट्रेस है, नेगेटिव इमोशंस है, उसको कम करने में कैसे हेल्प करता है लोगों को, ये इस किताब में बताया है। और एक तीसरा केस स्टडी इसमें दोस्तों, बहुत सुंदर केस स्टडी, एक औरत का नाम है ग्लेंडा पाइने। तो ग्लेंडा पाइने एक कंपनी में काम कर रही थी और कई सालों से काम कर रही थी सक्सेसफुली, मतलब मार्केटिंग में थी और मार्केट को एक्सपैंड करने का, बिजनेस एक्सपैंड करने का काम कर रही थी। एक दिन अचानक अपने ऑफिस कलीग के साथ बात करते करते जमीन पे गिर गई, और गिरने के बाद उस दिन से वो उठी नहीं, उसका जीवन बेड रिडन हो गया, और या तो सोफे पे बैठती थी या बेड पे बैठती थी, घर से बाहर निकलना बंद हो गया। उसको पता नहीं चला कि क्या हुआ। 5 साल डॉक्टर्स के पास जा जाकर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लास्ट में कुछ एक अजीब सी बीमारी उसको हो गई, ऐसा उस रिपोर्ट में आया। अब वो जो ग्लेंडा है और उसकी जो एक सिस्टर है, उनको पता चला EFT टेक्निक, एनर्जी फ्रीडम टेक्निक, EFT, इसके बारे में कहीं से पता चला। तो फिर दोनों ने रिसर्च किया कि ये EFT कौन कराता है, इसकी वर्कशॉप कहाँ होती है। तो व्हील चेयर के ऊपर दोस्तों, समझो चल के नहीं गई है, वो व्हील चेयर पे बैठ के उस वर्कशॉप ग्लेंडा ने ली है। और वो इस बात से इंस्पायर्ड थी कि जो डिस्पेंजा, जो मैंने बताया कि वो लोगों को अभी पूरी दुनिया में मेडिटेशन सिखाते हैं, हीलिंग करवाते हैं मेडिटेशन के द्वारा, सेल्फ हीलिंग, जो डिस्पेंजा से वो काफी इंस्पायर्ड थी। अब हम लोगों को, बहुत लोगों को, जो डिस्पेंजा एक ग्रेट ऑथर भी हैं, कई किताबों को, यू आर द प्लेसिबो और बहुत सारी सुंदर किताबों को उन्होंने लिखा है। तो इस किताब के ऑथर की लाइफ की कहानी इस किताब में भी बताई है, जिससे वो ग्लेंडा नाम की औरत इंस्पायर हुई थी कि उसको लगा कि मैं भी जो डिस्पेंजा की तरह ना अपने आप को चेंज करूंगी, एक इंस्पायरिंग पर्सन बनूंगी। तो अब हम जानते हैं कि जो डिस्पेंजा के लाइफ में क्या हुआ था। जो डिस्पेंजा एक प्रोफेशनल बाइसिकल रेसर थे, मतलब साइकिल चला के जो रेस में मतलब जीतने का काम करते हैं प्रोफेशनल, वो काम था उनका। तो एक दिन वो साइकिल चला रहे थे तो ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक से, और उनकी बॉडी के एक एक हड्डी का टुकड़ा टूट जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं इस जिंदगी में तुम कभी चल नहीं पाओगे।
जॉ डिस्पेंजा ने इस बात को नकार दिया कि नहीं, मैं नहीं मानता कि मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं चलूंगा। जॉ डिस्पेंजा ने अपने मेंटल माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया और अपनी बॉडी के सेल्स के साथ बात करना शुरू किया, और उसने एक फ्यूचर विजन को क्रिएट किया कि वो अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, एक हेल्दी पर्सन, एक चलता फिरता पर्सन। बेड पे अभी वो सोया हुआ है, बेड रिडन है जॉ डिस्पेंजा, पर फिर भी उसकी बॉडी का हड्डी का टुकड़ा टुकड़ा टूटा हुआ है, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, और उसने कई महीनों तक अपने आप को मेंटली विजुअलाइज किया कि मैं चल रहा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। एंड दोस्तों एक दिन वो लिटरली चल पाए। तो जॉ डिस्पेंजा की स्टोरी भी यही बताती है दोस्तों कि जो हमारा माइंड है, अगर हम उसको इमेजिनेशन, एक जो हमारी कल्पना शक्ति है, उसको हम एक्सप्लोर करके हम अपनी बॉडी सेल्स के साथ बात कर सकते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे जॉ ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे चलना है, मुझे ऐसे हेल्दी बनना है, मैं हेल्दी हूँ, मैं चल रहा हूँ। इस तरीके से लगातार उन्होंने माइंड के थ्रू बॉडी सेल्स के साथ बात करके उन्होंने अपनी जो फ्यूचर विजन था वो उन्होंने अचीव कर लिया, कंप्लीटली वो हेल्दी हो गए। तो वो ही कहानी से ये औरत ग्लेंडा पाइने इंस्पायर थी कि मैं भी जॉ डिस्पेंजा की तरह अपने आप को एनर्जेटिकली माइंड के माध्यम से हील करूंगी और मैं भी ठीक हो जाऊंगी, मैं भी चल पाऊंगी जॉ की तरह। जो ईएफटी टेक्निक्स के अंदर उसने इतना प्रैक्टिस 4-5 दिनों में कर लिया कि वो अच्छी तरीके से लास्ट डे जो था वर्कशॉप का, वो डांस करने लगी खड़ी होकर। तो मतलब उसको इतना विश्वास हो गया इस बात पे कि मैं जो खुद बेडरिडन थी, 4-5 दिन में वर्कशॉप के एंड में वो एकदम चलनी डांस करने लगी। वो इतनी इंस्पायर्ड थी, उसने कहने का मतलब इतने कम टाइम में एनर्जी लेवल पे उसने सोचो कितना काम किया होगा अपने माइंड के साथ, उसने क्या इमेजिनेशन किया होगा कि वो 4-5 दिन के वर्कशॉप में ही डांस करने लगी, जो लेडी व्हील चेयर पे आई हुई है उस वर्कशॉप में। तो वो यही बता रहे थे कि दिस इज द पावर ऑफ ईएफटी टेक्निक एंड मेडिटेशन, एंड जब आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करके यू कैन अचीव एनीथिंग, एंड एनर्जेटिकली आप बहुत कुछ कर सकते हो, फिजिकली करने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट ऑथर ने बोला कि जब हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, जो टेंशन होते हैं, उसको हम कम कर देते हैं और एक लो स्ट्रेस लाइफ जीते हैं, या फिर हमारे अंदर एक स्ट्रेस का सामना करने की ताकत हम अगर बढ़ा लेते हैं, तो फिर हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और हम अपनी एनर्जी फील्ड को बदल सकते हैं। अगर हमारा लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो अगेन लोअर इमोशंस के कारण, नेगेटिव थिंकिंग के कारण हमारा एनर्जी फील्ड कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट उन्होंने ये बोला कि नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन, नो अमाउंट ऑफ हर्ब्स, बिलीफ या कोई भी सब्सटेंस या ड्रग कुछ भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर। सिर्फ अगर आप मेडिटेट करते हो और अपने ब्रेन वेव्स को चेंज करते हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो इस तरीके से उन्होंने ये बोला, माइंड चेंज इज इक्वल टू फील्ड चेंज इज इक्वल टू सेल चेंज। माइंड को चेंज किया तो हमने अपना फील्ड को चेंज किया, फील्ड जैसे चेंज किया तो हमारे शरीर में जो सेल्स है, सेल्स चेंज हो गए। तो 3 लेवल का चेंज है, माइंड चेंज, फील्ड चेंज, सेल्स चेंज। जो हमारी बॉडी के सेल्स है, जैसे सेल्स चेंज हो गए बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मेडिटेशन से जो कैंसर पेशेंट्स के जो जीन्स है वो भी हील हुए। सो इन शॉर्ट कि विदाउट डूइंग एनीथिंग कैंसर पेशेंट्स ने अपने आप को हील किया है। एक बोला कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं उससे उनका माइंड जो है बंद हो जाता है। तो बोला कि
नेगेटिव थिंकिंग पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस किताब में ड्रीम्स के बारे में भी बोला है कि जो हमारी लाइफ में जो ड्रीम्स आती हैं, सपने आते हैं, अगर हम सपनों के द्वारा जो सिंबल्स एंड संकेत हमारे सबकॉन्शियस हमें दे रहा है, अगर उस पे भी हम अगर अपनी लाइफ में काम करें एनर्जेटिकली, तो काफ़ी चीज़ें फिजिकली चेंज हो सकती हैं। तो इस किताब में एक कहानी है कि एक औरत को सपना आ रहा था कि उसको कैंसर होगा और ऐसे ये डॉक्टर के पास जा रही है, दवाई ले रही है और कुछ ही दिनों में उसको वो कैंसर हो गया। तो वो ड्रीम बिकेम रियलिटी। सो इन शॉर्ट अभी तक दोस्तों हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हमारा जो एनर्जी फील्ड है उसका प्रभाव, उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारे ब्रेन वेव का। हमारा ब्रेन वेव 5 तरह के ब्रेन वेव है और सबसे जो डेंजरस ब्रेन वेव है वो है हाई बीटा, हाई स्ट्रेस, हाई नेगेटिव इमोशंस, हाई नेगेटिव थिंकिंग। इस हाई बीटा को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन हेल्प करता है। या तो हम अपना गामा बढ़ा सकते हैं, हम अपने थीटा को बढ़ा सकते हैं, हम अपने डेल्टा को बढ़ा सकते हैं, पर ये जो हाई बीटा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक रेसिपी भी बताई कि आइडियल ब्रेन वेव रेसिपी क्या होगी। तो एक इंसान का जो आइडियल ब्रेन वेव रेसिपी में बीटा 20 होना चाहिए, अल्फा 25 होना चाहिए, थीटा 30 होना चाहिए और डेल्टा 100 होना चाहिए। ये जनरल सबके अंदर होती है। गामा मैंने बोला ना, वो बहुत हाईएस्ट स्टेट है जो मॉन्क्स के अंदर होती है, वो भी हम पा सकते हैं, बट इन जनरल जो हमारी लाइफ में जरूरत वाली ये 4 ब्रेन वेव्स है जिसमें बीटा का संख्या बहुत कम होना चाहिए। जब भी बीटा ज्यादा हो रहा है तो हमें अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरा बीटा ओके, सो बेसिकली बीटा का जो संख्या होना चाहिए 20, अल्फा 25, थीटा 30 और डेल्टा 100। तो ये उनके पास कोई मशीन्स होगी और उन्होंने इसको मेजर किया होगा। तो ये एक आइडियल ब्रेन वेव रेसिपी है। ये अगर होगा तो आपकी लाइफ में सब ठीक चलेगा, आपका एनर्जी फील्ड सही रहेगा। अगर ज्यादा बीटा ब्रेन वेव ज्यादा हाई होगा तो हमारा एनर्जी फील्ड में कमी आ सकती है। तो ये इनका कंक्लूजन था। इसके बाद फिर उन्होंने एक और रिसर्च किया ऑथर ने कि जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर लोग किसी एक क्षेत्र में मास्टर होते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो कौन से 5 एरिया है जिसमें जनरली लोग मेहनत करते हैं। या तो उनका करियर होता है, काम होता है, वर्क होता है, दूसरा है लव होता है, तीसरा मनी, चौथा हेल्थ, पांचवा स्पिरिचुअलिटी। वर्क के अंदर करियर एंड रिटायरमेंट है, लव के अंदर क्लोज रिलेशनशिप्स है, मनी है ही, हेल्थ के अंदर जो हमारा वेट है, डाइट है, एक्सरसाइज है एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये 5 एरिया होते हैं एक इंसान के। जनरली लोग इस 5 एरिया में, कोई एक व्यक्ति एक ही फील्ड में मास्टर होता है, जनरली सब फील्ड में मास्टर नहीं होता है। ये उनका एक रिसर्च था। बट ऑथर ने देखा कि सिर्फ एक फील्ड में मास्टर होने से क्या हम जीवन जी सकते हैं? नहीं, हमें हर एक फील्ड में अपनी मास्टरी को बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे बढ़ाएंगे? तो हमारा जो थॉट फील्ड होता है, जो विचारने का जो क्षेत्र होता है, अगर हमने जिंदगी भर काम के बारे में सोचा, हमारे काम में हमने इतनी मास्टरी अचीव कर ली कि लोगों से काम कैसे कराना है, करवाना है, खुद का काम कैसे करना है, बचपन से पढ़ा, मतलब आपने काम के बारे में ही सोचा है तो काम में ही आप सक्सेस पाओगे। अगर बचपन से अपने पैसा कमाने के बारे में सोचा है तो पैसे में ही आपको मास्टरी होगी। अगर आपने रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने बचपन से सीखे हैं तो आप उसी में मास्टरी करोगे। पर अगर कोई व्यक्ति, मान लो कि कोई पैसा कमाना जानता है पर उसको रिलेशनशिप्स मेंटेन करना नहीं आता, इसका मतलब यह है कि वो जिंदगी भर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना नहीं सीखेगा। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हम एक से ज्यादा फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं। बट ये है कि आपको अपने आप को ये बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यस यू कैन डू इट। अब कैसे करोगे? तो ऑथर ने एक सजेशन दिया
जब आपकी लाइफ में कोई इंस्पायरिंग पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं, वो आपकी लाइफ, उनके साथ जुड़ना, जो आप डिसीजन लेते हो वो आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होता है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का जो एनर्जी फील्ड दोस्तों इतना इंस्पायरिंग होता है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं जब आप उनके कांटेक्ट में आते हो। तो उन्होंने बस ये बोला कि जो लोग अपनी अपनी क्षेत्र में मास्टर हैं, अगर मान लो कि कोई अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है और मैं अपने करियर में स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मैं अगर उनके साथ दोस्ती करूंगी तो वो मेरे को इंस्पायर करेंगे कि स्वाति तू करियर में ऐसे कर ले। अगर मेरे को पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है और जो बंदा इंस्पायरिंग है, उसने सक्सेसफुली पैसे को क्रिएट किया है, अगर मैं उनसे दोस्ती करूंगी तो वो मुझे इंस्पायर करेंगे। कहने का मतलब जिस फील्ड में मैं मास्टर नहीं हूँ और सामने वाला अगर वो इंस्पायरिंग बंदा है, मास्टर है, तो उनसे दोस्ती करना, उनसे जैसे बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसे हमारी कंपनी होती है, संगत होती है, वैसा अपना लाइफ होता है। तो वही बात ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में एनर्जी फील्ड को चेंज करना है तो आपको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। चेंज योर फ्रेंड्स, चेंज द पीपल इन योर लाइफ, यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर एनर्जी फील्ड। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप घिरे होते हो वही लोग आपका मानसिक एंड शारीरिक स्वास्थ्य को डिफाइन करता है। फिर उन्होंने मैनिफेस्टेशन की भी केस स्टडी दी, एक आदमी बिलियनर बनना चाह रहा था तो उसने मैनिफेस्ट कर लिया करोड़पति बनने का। तो वो भी मतलब मामूली सा है। सो ये सब करने के लिए दोस्तों, इन शॉर्ट अभी तक हमने ये सोचा कि एनर्जेटिकली हम चेंज करना चाहते हैं, बट क्या तरीका है। तो हमने देख लिया कि हम अपने लोगों के साथ, अच्छे इंस्पायरिंग लोगों के साथ हम कांटेक्ट रखें। और जैसे एडलिन ने किया कि नेचर में स्पेंड करना, खाना खाना, ये तो बेसिक चीजें थी। बट सबसे मेन चीजें ऑथर ने बोला कि मेडिटेट। आप सब करोगे बट मेडिटेशन नहीं करोगे, आपका ब्रेन वेव्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्रेन वेव से ही आपका एनर्जी फील्ड जुड़ा हुआ है। सो दैट इज व्हाई ऑथर ने बोला द डे, एवरी डे यू वेक अप, आपका मॉर्निंग रूटीन में सबसे फर्स्ट चीज आपको यूनिवर्स के साथ अट्यून करना है, अलाइन करना है। जो हाईएस्ट विजन है कि आज 24 घंटे में मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल जो है मैं कैसे अचीव करूंगा, मेरा विजन क्या है, बेस्ट क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ, उस विजन को बनाकर हम मेडिटेशन करें इन द मॉर्निंग। मे बी हम कुछ इंस्पायरिंग मेडिटेशन के बाद इंस्पायरिंग कुछ ऑडियो सुने, कुछ मैसेजेस सुने, पॉजिटिव इंटेंशंस लिखे कि सुबह सुबह की मुझे आज पॉजिटिव क्या करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें कि आज पूरे दिन में मैं किसके प्रति थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो जब व्हेन यू स्टार्ट योर डे विथ दिस मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, इंस्पायरिंग मैसेजेस को सुनकर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, और ये सेम आदत मॉर्निंग रूटीन की आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 12 महीना, सालों सालों ये सेम चीज करोगे तो उन्होंने बोला कि जो 5 एरिया थे ना, कि मान लो कि आप रिलेशनशिप्स में अच्छे हो पर पैसों में आपकी मास्टरी नहीं है, तो आप मास्टरी पा सकते हो। जो जो एरिया में आपकी कमी है वो सारे एरियाज में आप अपने आप को मास्टर बना सकते हो। आप अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। आप कॉन्शियस क्रिएटर बन सकते हो व्हेन वी डू दिस मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स, एवरी डे विथ ग्रैटिट्यूड बाय अलाइनिंग टू द यूनिवर्स। सो इस बात के साथ किताब खत्म हो गई है। सो माइंड टू मैटर, जो हमारा माइंड है उससे मैटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो चैतन्य है, जो दिखता नहीं है, जो एनर्जी फील्ड है, जो शक्ति क्षेत्र है, उससे हम वास्तविकता का सृजन कैसे कर सकते हैं,
इसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च था जो डॉसन चर्च नामक ऑथर ने इस किताब में, लेटेस्ट किताब में उन्होंने पब्लिश किया। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेडिटेशन करोगे और एवरीडे आप अपनी आदतों को सुधारोगे। एंड देखो कितने लोगों ने एनर्जेटिकली चेंज किया, पाथ ऑफ एनर्जी को उन्होंने अपनाया और अपनी लाइफ को उन्होंने चेंज किया, ब्रेन वेव्स को उन्होंने चेंज किया दोस्तों मेरे।